नमस्कार। मूड ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज अपन कक्षा 7 विषय है सामाजिक ज्ञान अध्याय 1 जैव मंडल और भूदर्शय इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पिछली कक्षा थी अपनी, उसमें अपन ने जैव मंडल के बारे में जान लिया था। जैव मंडल, पारितंत्र और खाद्य श्रृंखला उनके बारे में अपन ने अध्ययन कर लिया है। आज अपन करेंगे भूदर्शय के बारे में अध्ययन। भूदर्शय यानी पृथ्वी पे जो स्थलाकृतियां हैं उनको भूदर्शय कहा गया है। और पृथ्वी की स्थलाकृतियां उनको 6 भागों में बांटा गया है। भागों में बांटा गया है। ये 6 भाग है अपने। पर्वत है, पठार है, मैदान है, समुद्र और वह तटीय में क्षेत्र है और द्वीप समूह है। 6 भागों में बांटा गया है। पर्वत, पठार, मैदान, नदी बेसिन, समुद्र व तटीय क्षेत्र और 6ठा भाग है अपना द्वीप। यानी अपन ने जो पृथ्वी पे स्थलाकृतियां हैं उनको 6 भागों में बांटा गया। पर्वत है, पठार है, मैदान है, नदी बेसिन है, समुद्र व तटीय क्षेत्र व द्वीप समूह है। तो अपन पहले लेते हैं पर्वत को। यानी पर्वत अपन किसको कहेंगे? जो ऊपर से नुकीले हो, त्रिभुज आकृति माने अपन, और नीचे से उनके गिरिपाद है वो चौड़े हो, ऊपर से नुकीले हो, जिनमें ढाल क्या हो? ढाल तीव्र, चोटी नुकीली, और ऊंचाई है वो कम से कम 600 मीटर हो। यानी 600 मीटर से जिसकी ऊंचाई अधिक है वो क्या कहलाते हैं? पर्वत कहलाते हैं। ऐसे निकुली आकृति होती है। और अनेक पर्वतों की जो एक श्रृंखला बनती है उनको क्या कहते हैं? अपन पर्वत श्रृंखला कहते हैं। पर्वत श्रृंखला यानी अनेक पर्वतों की जो एक लंबी रेखा बनी होती है, खूब कई किलोमीटरों में फैले होते हैं, और उनको अपन क्या कहते हैं? पर्वत श्रृंखला कहते हैं। ये पर्वत है, इनका जो ऊपर का जलवायु क्षेत्र है वो ठंडा होता है औसत। जो आसपास का क्षेत्र होता है उससे यहाँ का जो क्षेत्र है वो क्या रहेगा? ठंडा रहेगा। कारण क्योंकि ऊंचाई के साथ में तापमान में कमी आती है, और पर्वत चोटियां हैं वो बर्फ से ढकी रहने का कारण भी यही है कि अधिक ऊंचाई होने के कारण वहां पे तापमान कम रहता है, और वहां का आसपास के क्षेत्र से तापमान क्या रहता है? ठंडा रहता है। जैसे विश्व के सबसे जो बड़ी श्रृंखला है वो है हिमालय पर्वत श्रृंखला। हिमालय पर्वत श्रृंखला, और जिसमें विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। किस श्रृंखला में? हिमालय पर्वत श्रृंखला में है, और इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। यह सबसे ऊंची चोटी है। विश्व का सबसे लंबा पर्वत है जिसकी लंबाई अधिक है। वह है एंडीज पर्वतमाला। और एंडीज पर्वतमाला है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। यानी विश्व की सबसे ऊंची चोटी है वो तो हिमालय पर्वत श्रृंखला में माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। जबकि सबसे अधिक लंबाई क्षेत्र में पर्वत श्रृंखला स्थित है वो कौन सी है? एंडीज पर्वतमाला है, जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है।
फिर अपन बात करते हैं इनसे पर्वतों से हमें क्या फायदा मिलते हैं। एक तो ये है कि अधिक ऊंचाई होने के कारण यहाँ पे बर्फ से ढके रहते हैं और बर्फ से ढके होने के कारण पेयजल स्रोत के अच्छे साधन है। दूसरा, यहाँ से नित्यवाही नदियों का उद्गम होता है और यहाँ पे कुछ हिमालय पर्वतमाला में जातियां हैं जो यहाँ बर्फ जो गर्मी में पिघलती है, तो यहाँ मैदान या चारागाहों का निर्माण होता है और वो अपने जानवरों को यहाँ चारागाह में चराने के लिए ऊपर बढ़ते जाते हैं। जैसे शीत ऋतु वापिस आती है तो वापिस वो नीचे मैदानों में लौट के आ जाते हैं। वो मुख्यतः है गद्दी है, बरकवाल है, वाल, बोटिया, ये जनजाति अपने पशुओं को वहां चराती है हिमालय क्षेत्र में, जो अपने जानवरों को यहाँ पे चरवाने के लिए चारागाहों में ले जाती है। ये थी अपनी पर्वत श्रृंखला की पहचान की। उनकी चोटी नुकीली होती है, ढाल उनका तीव्र होता है और इनकी ऊंचाई कम से कम 60 मीटर होनी चाहिए और इनका जो औसत तापमान है वो पास के स्थल से कम होता है और अधिक ठंडे रहते हैं। यह है अपना पर्वत। अगला भूदर्शी स्थलाकृति है अपनी पठार। पठार किसको कहेंगे? जिसका जो ऊपर का हिस्सा है वो क्या हो, सपाट हो और जो पास का जो मैदान है इससे ऊंचाई हो अधिक 600 मीटर तक। पास के क्षेत्र से ऊंचा उठा हुआ भाग हो, वह भाग हो पथरीला हो, उसको अपन क्या कहते हैं, पठार कहते हैं। जिसका ऊपर का हिस्सा है वो क्या है, सपाट है, जबकि पर्वत का है वो ऊपर से नुकीला होता है। पठार में इतना अंतर है, उसका ऊपर का हिस्सा भी क्या होता है, सपाट होता है और पास के क्षेत्र से ऊपर उठा हुआ होता है। ये पास में मैदान है, इनसे तो ऊपर का ये क्षेत्र है, ये क्या कहलाता है, पठार कहलाता है। और ये पथरीला इलाका होता है। कुछ जगह नीचे पठार है, वहां पे कृषि भी होती है और ऊपर वाले ज्यादातर चारागाह के रूप में काम में आते हैं। और पठार है वो अपने खनिज संपदा के लिए प्रसिद्ध है। और मुख्य जो भारतीय पठार है वो है दक्कन का पठार, दूसरा मालवा का पठार, नागपुर का पठार। विश्व में अपन बात करें तो जैसे तिब्बत का पठार है, पामीर का पठार है, ये विश्व के पठार है। और अपने जो भारत में जैसे दक्कन का पठार है, मालवा का पठार है, नागपुर, ये खनिज संपदा के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। अधिक मात्रा में खनिज संपदा पाई जाती है। ये था अपना पठार। पर्वत और पठार में इतना ही अंतर है। पर्वत है उनकी ऊपर से चोटी नुकीली होती है, ऊंचाई अधिक होती है, जबकि पठारों की ऊंचाई कम होती है और ऊपर से उनकी चोटी है वो सपाट होती है। फिर अपना तीसरा भाग आता है मैदान। यानी नदियों द्वारा मिट्टी से जो निर्मित है, नदियों द्वारा निर्मित है। नदियों के साथ जो मिट्टी आती है उसको अपन कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। यानी नदियों के साथ जो मिट्टी बह के आती है उसको अपन जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और जलोढ़ मिट्टी है वो सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है, इसलिए जो नदियों द्वारा निर्मित मैदान है उनको अन्न भंडार कहा जाता है। ये जलोढ़ मिट्टी है, ये भी दो प्रकार की होती है। जो नवीन जलोढ़ मिट्टी है उसको खादर कहते हैं, यानी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। दूसरी होती है पुरानी जलोढ़ मिट्टी।
और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है बांगर। ये कम उपजाऊ होती है। नवीन और पुरानी जलोढ़ मिट्टी इस प्रकार होती है, जैसे पर्वत से कोई नदी बह के आई, वो अपने साथ वो मिट्टी यहाँ लाके जमा करती है, हर साल प्रत्येक वर्ष यहाँ लाके जमा करती है। ये तो है नवीन जलोढ़ मिट्टी। इसको अपन क्या कहते हैं, खादर। और जो नदी अपना रास्ता बदल लिया या भूगर्भी के हलचलों के कारण नदी का रास्ता चेंज हो गया, अब यहाँ नदी हर प्रत्येक वर्ष अपने साथ मिट्टी लाके नहीं बिछा रही है, जो पहले से बिछी हुई मिट्टी है वही है, और अब नई मिट्टी इधर बिछाना शुरू कर दिया, तो ये पुरानी हो गई, तो ये क्या कहलाएगी, अब बांगर कहलाएगी। और यहाँ पे जो नई बिछाई जा रही है ये वापिस क्या बन जाएगी, खादर बन जाएगी। तो ये नवीन जलोढ़ मिट्टी को तो क्या कहा जाता है, खादर कहा जाता है, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी है उसको क्या कहा जाता है, बांगर कहा जाता है। तो मैदान है उनका निर्माण नदियों द्वारा किया गया है। यहाँ पे कृषि सर्वाधिक होती है, और कृषि और जल संपदा अधिक होने के कारण जन घनत्व भी अधिक पाया जाता है, यानी जनसंख्या भी अधिक मात्रा में पाई जाती है। यहाँ पे संसाधन वगैरह, सड़क, रेल, यातायात, इनके साधन भी अधिक विकसित होंगे, क्योंकि यहाँ पे उनका जो विकास किया जाता है उनके लिए आसानी है होती है। पर्वत और वहां पे रेल लाइन, सड़क बनाना कठिन होता है। तो यह है अपने तीसरा भाग था, मैदानी प्रदेश। अगला नेक्स्ट है अपना चौथा, नदी बेसिन। अपनी चौथी स्थला करती है नदी बेसिन। नदी बेसिन है, पहले अपनी नदी किसको कहते हैं, पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से बहने वाली जल की धारा को नदी कहते हैं। यानी पृथ्वी पे प्राकृतिक रूप से जो जल धारा बहती है उसको अपन क्या कहते हैं, नदी कहते हैं। फिर आती है अपनी नदी का उद्गम। नदी का उद्गम स्थल है, पर्वत भी हो सकता है, पठार भी हो सकता है, या कोई झील भी हो सकती है, वहां से उसका उद्गम होता है। उद्गम स्थल ये पर्वत भी हो सकता है, झील भी हो सकती है, या पठार भी हो सकता है। ये उद्गम स्थल है। यहाँ से नदी का उद्गम हुआ, इसमें पास में जो छोटी छोटी धाराएं आके मिलेंगी और नदियों की, इनको कहा जाता है सहायक नदियां। यानी जो मुख्य जल धारा में अनेक छोटी छोटी नदियां आके समाहित होती हैं वो क्या कहलाती हैं, सहायक नदियां कहती हैं। और जहां पे सहायक नदियां आके मिलती है उसको नदी संगम कहा जाता है। नदी संगम कहा जाता है। फिर ये नदी आगे मैदानों में प्रवेश करती हुई यहाँ पे जहां इसका समापन होता है वो अनेक धाराओं के रूप में होता है वापिस, और इसको कहा जाता है डेल्टा या मोहाना। और ये है मुख्य नदी। गोखरू झील का उद्गम हो सकता है, वो पठार भी हो सकता है, झील भी हो सकती है, पर्वत भी हो सकता है। नहीं, नदी का जो उद्गम है वो अनेक जगह से हो सकता है। जहां से उद्गम होता है उसको नदी का उद्गम स्थल बोला जाता है। उसमें जो छोटी छोटी नदियां, नाले आके मिलते हैं वो सहायक नदियां कहलाती हैं, और जहां पे आके मिलती है उसको नदी संगम कहा जाता है। जब नदी का पानी कहीं झील का रूप ले लेता है, पास में कोई झील बन जाती है, वो क्या कहलाती है, गोखरू झील कहलाती है। जहां पे जाके पानी सागर, महासागर में गिरता है, वहां पे वापिस ये नदी है अनेक वितरिकाओं में वितरित हो जाती है, अनेक भागों में बढ़ जाती है, और ये क्षेत्र कहलाता है डेल्टा या मोहाना। नदी का डेल्टा या मोहाना कहलाता है। नदी भी दो प्रकार की होती है,
एक नित्यवाहिनी नदी होती है जिसमें वर्ष भर पानी बहता रहता है, और एक होती है मौसमी, यानी जब वर्षा ऋतु होती है उसी समय वो नदी बहती है, वो मौसमी नदी कहलाती है। और जो हमेशा जल प्रवाहित होता है वो नित्यवाही नदी कहलाती है। और नित्यवाही नदियों का उद्गम है वो ऊंची चोटियों से होता है जहाँ पे बर्फ से ढकी रहती है, तो वो नित्यवाहिनी है। जैसे हिमालय से जो नदियां बह रही है वो सारी सारी नित्यवाहिनी है, क्योंकि हिमालय की अधिक ऊंचाई होने के कारण वहां पे चोटियां वो बर्फ से ढकी रहती है और इन नदियों में पानी का स्रोत वर्ष भर बना रहता है। मौसमी नदियां वो है जब वर्षा ऋतु होती है तब वो उनका उद्गम होता है। जैसे अपनी लूणी नदी है वो एक इनका अच्छा उदाहरण है, जो मौसमी नदी है। ये है अपना नदी बेसिन। और ये पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है? नदी बेसिन कहलाता है। उद्गम से लेके और डेल्टा तक का क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है? नदी बेसिन कहलाता है। यानी जहां से नदी उद्गम हुई और जहां पे जाके गिरती है वो पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है? नदी बेसिन कहलाता है। अगला अपना पांचवा भाग है समुद्र व तटीय क्षेत्र। समुद्र व तटीय क्षेत्र। तो समुद्र है, समुद्र से बड़ा भाग होता है महासागर। महासागर तो पृथ्वी पे जल की मात्रा है वो है 71%, और महासागर है वो 4 है। सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर को उत्तरी ध्रुव महासागर भी कहते हैं। इस प्रकार जल का जो 71% है वो इन 4 महासागरों में मान सकते हैं अपन। प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक और उत्तरी ध्रुव महासागर। जो भूमिगत जल है उसकी मात्रा 2% तक ही सीमित है, जो पर्वत चोटियों में भी है और बर्फ के रूप में विद्यमान है। बाकी जितना ये है, इनमें जो महासागर है इनमें जो पानी है वो खारा है, पीने योग्य नहीं है। फिर इनके जो तटीय क्षेत्र है वहां पे ये भूमि है और इधर सागर या महासागर है। इनके जो यहाँ पे जो तट का क्षेत्र बनता है, भूमि और सागर के जो ये बीच की यहाँ पे है क्षेत्र, इसको तटीय क्षेत्र कहते हैं। ये पर्यटक के लिए भी है और यहाँ मछली पालन या अनेक नारियल वगैरह के इनके पेड़ खूब होते हैं, कृषि वगैरह होती है। ये है अपना समुद्र या तटीय क्षेत्र है। प्रशांत महासागर है, इसमें एक ऊंचा पर्वत है अंदर पानी में डूबा हुआ, मानाकी पर्वत। नेक्स्ट अपना है छठा भाग है द्वीप। द्वीप की परिभाषा है वह भूभाग जो चारों ओर से जल से घिरा हो। जो चारों ओर से जल से घिरा हो उसे द्वीप कहते हैं। यानी द्वीप किसको कहते हैं? जो वह भूभाग जो जल से चारों ओर से घिरा होता है उसको द्वीप कहते हैं। और प्रायद्वीप किसको कहते हैं? जो 3 ओर से जल से घिरा हो, यानी 3 ओर से
जल से घिरा भूभाग प्रायद्वीप कहलाता है। जैसे भारत है, भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है इधर, और ये जल से है, ये अपनी भूभाग है, तो ये भारत क्या कहलाता है, प्रायद्वीप कहलाता है। ऐसे द्वीप ये भूमि का भूभाग है और इसके चारों तरफ ये जल है, तो ये क्या कहलाता है, द्वीप कहलाता है। तो द्वीप है वो नदी के अंदर भी हो सकता है, झील के अंदर भी हो सकता है, सागर और महासागर में भी हो सकता है। जैसे अपने ये लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो इस प्रकार अपन ने भूदर से देखे कि पृथ्वी पे जो भूदर से है या स्थला करती है वो 6 भागों में बांटी गई थी। पर्वत है जिनकी चोटी होती है 600 मीटर से अधिक ऊंचाई होती है, और आसपास के क्षेत्र से उसका जो जलवायु है वो भी ठंडी होती है, वो क्या कहलाते हैं, पर्वत कहलाते हैं। फिर आया पठार, जिसका ऊपर से सपाट होते हैं, पथरीले होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, पठार कहा जाता है। फिर मैदान है, मैदान नदियों द्वारा निर्मित है, और नदियों द्वारा निर्मित जलोढ़ मिट्टी से है, और जलोढ़ मिट्टी भी 2 प्रकार की होती है, जिसको अपन खादर और बांगर कहते हैं। ऐसे ही नदी बेसिन है, और उद्गम से लेकर और नदी का जो डेल्टा है वहां तक का क्षेत्र क्या कहलाता है, नदी बेसिन कहलाता है। ऐसे समुद्र और तटीय क्षेत्र जो जल से घिरे हुए भाग है, और जो तटीय क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, समुद्र और तटीय क्षेत्र कहलाता है। और द्वीप जो चारों ओर से जल से घिरे होते हैं उनको द्वीप कहते हैं, और जो 3 ओर से जल से घिरे होते हैं उनको क्या कहते हैं, अपन प्रायद्वीप कहते हैं। एक पर्वत के बारे में और है एक तथ्य, इधर की ढाल है, इधर से जैसे हवा आ रही है, पवन आ रही है, बहती हुई हवा को पवन कहा जाता है। बहती हुई हवा को पवन कहते हैं। तो ये ढाल पवन की तरफ है, तो पवन मुखी ढाल है। यहाँ पे वर्षा अधिक होती है क्योंकि यहाँ पे बादल आके हवा टकराती है, और टकराते यहाँ पे बरसात करती है, तो ये पवन मुखी ढाल है और वर्षा अधिक होती है। जैसे यहाँ से हवा ऊपर निकलती है फिर आगे चली जाती है, और यहाँ का क्षेत्र है ये वृष्टि छाया कहलाता है। वृष्टि छाया क्षेत्र, यहाँ पे वर्षा होती नहीं है, तो ये है पवन विमुखी, पवन विमुखी ढाल। तो किस क्षेत्र में बरसात नहीं होती, पवन विमुखी ढाल में बरसात नहीं होती, जिसको वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं, और वर्षा की दर होती है पवन मुखी ढाल पे वर्षा अधिक होती है। ऐसे नदी का जहाँ उद्गम होता है, उद्गम होकर जैसे ही वो मैदान में प्रवेश करती है, उससे पहले बड़े बड़े पत्थर उसके साथ में पानी की धारा के साथ बह के आते हैं, और यहाँ पे बड़े बड़े पत्थरों के अंदर नदी लुप्त सी हो जाती है। इसको कहा जाता है भाभर। फिर यहाँ से बहती हुई थोड़े से आगे मैदानों में प्रवेश करती है, यहाँ पे दलदली क्षेत्र बनता है। और ये दलदली क्षेत्र है, इसको कहा जाता है तराई। और फिर ये जो नवीन मिट्टी आती है इसको जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है, नदी के साथ बह के आती है। और जलोढ़ मिट्टी जो नवीन है वो क्या कहलाती है, खादर, और पुरानी क्या कहलाती है, बांगर। इस प्रकार ये भाबर और तराई ये क्षेत्र भी नदी से संबंधित है, यानी जहाँ बड़े बड़े पत्थर आके जमा हो जाते हैं और उनमें नदी दिखती नहीं है, अंदर ही पत्थरों के अंदर बहती रहती है, उसको भाबर कहते हैं। और फिर आगे जो दलदली क्षेत्र बनता है नदी के, जिसको अपन बोलेंगे पर्वत के जो गिरिपाद है वहां पे, उसको तराई कहते हैं।
ये अपना आज का टॉपिक था भूदृश्य। धन्यवाद।